हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो वायरस जो है वो ज़्यादातर एक्यूट और बिनाइन हेपेटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें जैसे हालांकि फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर हो सकता है मगर बहुत रेयर होता है। और लेस देन 1% केसेस यूनाइटेड के स्टेट्स में पाए गए हैं। और ये ज़्यादातर अगर फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर जो कि बहुत रेयर होता है हेपेटाइटिस ए की कंडीशन में, अगर होता भी है तो वो अडल्ट्स में ज़्यादा होता है बच्चों की बजाय, और हाइपर एंडेमिक कम्युनिटीज़ में होता है। इटियोलॉजी देखी जाए तो ये एक आरएनए वायरस है जो कि हीट स्टेबल है, और इसकी होस्ट रेंज जो है ह्यूमन और अदर प्राइमेट्स है। एपिडेमियोलॉजी में जो है, क्योंकि चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के कारण जो है सिम्टोमेटिक हेपेटाइटिस ए वायरस केसेस जो वर्ल्ड वाइड है वो डिक्लाइन कर गए हैं सिग्निफिकेंटली। हालांकि जो डे केयर्स में मल्टीपल फूड बोर्न और वाटर बोर्न आउटब्रेक्स जो है हालांकि पाए जाते हैं, ये हाईली कंटेजियस है। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट थ्रू फीकल ओरल रूट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है ट्रांसमिशन। और हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान और या फिर टाइम ऑफ डिलीवरी के दौरान होता है तो कोई कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी या न्यूबॉर्न के अंदर क्लिनिकल डिजीज़ कॉज नहीं करता होता, इनमें डरने की बात नहीं होती है। और इसका जो रूट है ट्रांसमिशन का वो कंटेमिनेटेड फूड वाटर या आफ्टर ट्रेवल टू एंडेमिक एरियाज होता है। और कंटेमिनेटेड शेल फिश, फ्रोजन बेरीज, रॉ वेजिटेबल्स जो है ये कुछ सोर्सेज बताए गए हैं जिनके कारण जो है हेपेटाइटिस हो सकता है ये। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स है। फीकल एक्सक्रीशन ऑफ वायरस जो है होती है जो कि रिजोल्व कर जाती है बाय 2 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस इन ओल्डर सब्जेक्ट्स। मतलब जॉन्डिस डेवलप होने के 2 हफ्ते तक जो है फीकल एक्सक्रीशन ऑफ वायरस होता रहता है। और ये जो फीकल वायरल एक्सक्रीशन है जो इन्फेंट्स में है वो प्रोलॉन्ग्ड रहती है, तो ये इससे पता लगता है कि ये हाईली कंटेजियस है क्लिनिकल सिम्टम्स डेवलप होने से पहले भी और बाद में वायरल शेडिंग होती है तो हाईली कंटेजियस है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है हेपेटाइटिस ए वायरस जो है एक्यूट हेपेटाइटिस ही करता होता है ज़्यादातर। और एनिक्ट्रिक इलनेस होती है ज़्यादातर, मतलब जॉन्डिस नहीं होता ज़्यादातर केसेस में मगर इलनेस होती है विद क्लिनिकल सिम्टम्स जो है गैस्ट्रोएंटराइटिस की तरह होते हैं ज़्यादातर। और जैसे ये सिम्टोमेटिक होता है ओल्डर एडोलसेंट्स और एडल्ट्स में जिनमें जो है पहले से जो है लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इसकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है जो वो होती है एक्यूट फिब्राइल इलनेस, और एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, उल्टी आने की फीलिंग होना, नौजिया, मलेज, वोमिटिंग और जॉन्डिस। टिपिकल ड्यूरेशन इसकी इलनेस की 7 से 14 दिन होती है। रीजनल लिम्फ नोड जो है एनलार्ज हो सकते हैं, स्प्लीन भी इनलार्ज हो सकता है। कुछ केसेस में प्लास्टिक अनीमिया भी रिपोर्ट किया गया है। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की अल्सरेशन भी हो सकती है फटल केसेस में। और हालांकि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस मायोकार्डाइटिस भी रिपोर्ट की गई है, रेयरली है। और नेफ्राइटिस, अर्थराइटिस, ल्यूकोक्लास्टिक वस्कुलाइटिस, क्रायोग्लोबुलिनीमिया हो सकते हैं अगर सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं तो इनके कारण। तो मतलब कि ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए वायरस जो है एनेक्ट्रिक इलनेस रहती है छोटे बच्चों में। और बड़ों में जिनमें लीवर डिजीज़ पहले से है डिसऑर्डर या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं उनमें जो है क्लिनिकल फीचर्स आते हैं जो हमने डिस्कस किए। अब डायग्नोसिस जो है इसमें जो है एंटीबॉडीज़ टू एच ए वी डिटेक्ट करके हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। एंटी एच ए वी इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है रेडियो इम्यूनोसे से पता लगाया जा सकता है जो कि वायरल पार्टिकल्स इन और वायरल पार्टिकल्स इन स्टूल्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और एच ए वी वायरल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऐसे भी कमर्शियली अवेलेबल हैं। और एंटी एच ए वी जो है क्लिनिकल सिम्टम्स के दौरान पता लगाई जा सकती है और ये जो है पॉजिटिव रहती है 4 से 6 महीने आफ्टर द एक्यूट इन्फेक्शन। 4 से 6 महीने तक जो है ये एक्यूट इन्फेक्शन तक के 4 से 6 महीने तक जो है ये एंटी एच ए वी डिटेक्ट कर सकते हैं। और एक होती है आई जी जी जो कि 8 हफ्ते के दौरान सिम्टम्स के 8 हफ्ते के दौरान जो है दिखती है। और
ये जो है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती होती है। एंटी एच ए वी आई जी जी जो है बाद में जो आती मतलब बढ़ती है ज़्यादातर, ये जो है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती होती है। अब सीरम लेवल्स जैसे ए एल टी एस टी बिलीरुबिन अल्कलीन फॉस्फेटेज 5 न्यूक्लियोटाइडेज गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज ये जो है इंक्रीज करते होते हैं ज़्यादातर। और कोई ये हेपेटाइटिस के कॉजेज़ को डिफ्रेंशिएट करने में कोई इनका मेजर रोल नहीं होता है, बस ये दिखा रहे होते हैं कि लीवर इंजरी हो रही है और या कोलिस्टेसिस हो रहा है। कॉम्प्लिकेशंस में जो है एक सारे ज़्यादातर पेशेंट जो है फुल रिकवरी हो जाती है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती ज़्यादातर केसेस में, मगर एक कॉम्प्लिकेशन जो एक्यूट लीवर फेलियर है वो जो है हालांकि कम होती है, वो एल्डरली अडल्ट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और जिनके अंदर पहले से लीवर डिसऑर्डर्स हैं उनमें जो है थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। और एंडेमिक एरियाज जो है उनमें जो है हेपेटाइटिस ए वायरस जो है कंस्टिट्यूट करता है 40% ऑफ पीडियाट्रिक एक्यूट लीवर फेलियर को। और एक हेपेटाइटिस ए वायरस जो है प्रोग्रेस कर सकता है प्रोलॉन्ग कोलिस्टेटिक सिंड्रोम की तरफ, जिसमें जो है वैक्सिंग और वेनिंग होती है सेवरल मंथ्स के दौरान, मतलब कि कोलिस्टेटिक सिम्टम्स आते हैं, वैक्स और वेन करते हैं सेवरल मंथ्स। प्लूराइटिस और फैट माल ऑब्जॉर्प्शन प्रॉब्लमेटिक होती है जो कि सिम्टोमेटिक सपोर्ट रिक्वायर्ड करती है, जिसमें एंटी प्लूराइटिक मेडिकेशंस और फैट सल्यूबल विटामिन सप्लीमेंटेशन देते होते हैं। This syndrome occurs in the absence of any liver synthetic function dysfunction and resolve without sequelae। इसमें लीवर सिंथेटिक डिसफंक्शन नहीं होते, जैसे कि यानी कि हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के जो सिम्टम्स हैं एक्यूट लीवर फेलियर जो है रेयरली होते हैं, और ये वाली सिंड्रोम नहीं होता, सिम्टम्स नहीं आते। ट्रीटमेंट जो है इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, इंट्रावेनस हाइड्रेशन दी जाती है, अगर प्लूराइटिस हो रहा है तो एंटी प्लूराइटिक एजेंट्स दिए जाते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन जो है अगर प्रोलॉन्ग कोलिस्टेटिक फॉर्म आ गया है तो उसमें देते हैं। और कोर्टिकोस्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है इसमें, सीरियल मॉनिटरिंग करते हैं। एएलएफ तो नहीं हो गया है इस चीज़ को, अगर एएलएफ डायग्नोज हो गया है तो इसको जो है ट्रांसप्लांटेशन सेंटर में फटाफट भेजा जाता है लाइफ बचाने के लिए। प्रिवेंशन क्या है? पेशेंट जो है हेपेटाइटिस ए वायरस के जो है वो कंटेजियस होते हैं 2 हफ्ते पहले और 7 दिन बाद तक जॉन्डिस के ऑनसेट के बाद। तो इनको जो है स्कूल चाइल्ड केयर और वर्क में थोड़ा सा छुट्टियां दे देनी चाहिए, मतलब नहीं जाना चाहिए इन्हें। केयरफुल हैंड वाशिंग नेसेसरी है, और ख़ास तौर पे डायपर को चेंज करते वक्त और सर्व फूड को सर्व करते वक्त। और हॉस्पिटल सेटिंग में कॉन्टैक्ट और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन 1 हफ्ते तक जरूरी है, क्योंकि एक हफ्ते जॉन्डिस आया तो वो हॉस्पिटल गया तो उसके 1 हफ्ते तक जो है ये कंटेजियस रहता है ज़्यादातर केसेस में, तो इसलिए जो है 1 हफ्ते तक जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मेंटेन करनी होती है। अब आ जाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या रोल है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। और प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो है अगर किसी कोई ट्रैवलर है एंडेमिक एरिया में जा रहा है तो उसको जो है आईजीजी जो है 2 महीने तक प्रोटेक्ट कर सकती है, अगर आईजीजी दी हुई है, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन दी हुई है तो। इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोफिलैक्सिस हेल्दी पर्सनस में जो है एचआईवी वैक्सीन दे सकते हैं बिफोर द टाइम ऑफ ट्रैवल, मगर जो बच्चे 6 महीने से नीचे हैं उनके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोफिलैक्सिस देना अप्रोप्रिएट होता है। और जो एलर्जिक हैं और जो वैक्सीन नहीं ले सकते, या और अगर ट्रैवल जो है 2 हफ्ते से पहले प्लान्ड, लेस देन 2 वीक्स में प्लान्ड है, ओल्डर पेशेंट्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है होस्ट, और अगर क्रोनिक लीवर डिजीज़ है या अदर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उनको जो है इम्यूनोग्लोबुलिन और हेपेटाइटिस ए वायरस वैक्सीन जो है दोनों देनी चाहिए। मतलब अगर 6 मंथ से कम है तो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोफिलैक्सिस देना चाहिए, और एचआईवी वैक्सीन जो है हेल्दी पर्सन में दे सकते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के तौर पे। अगर ट्रैवल जो है लेस देन 2 वीक है, ओल्डर पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है,
या क्रोनिक लीवर डिजीज़ है या मेडिकल कंडीशन है तो उनमें दोनों चीज़ दे दो, इम्यूनोग्लोबुलिन और एचएवी वैक्सीन। इसकी डोज जो है अगर 1 मंथ तक ट्रैवल करना है तो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में 0.1 ml पर केजी गामा स्टैन एस/डी ह्यूमन इम्यून ग्लोबुलिन दे सकते हैं प्री एक्सपोजर के तौर पे। अगर 2 महीने तक ट्रैवल करना है तो 0.2 ml पर केजी दे सकते हैं, और अगर इससे 2 महीने से ज़्यादा है तो हर 2 महीने दे सकते हैं 0.2 ml पर केजी। पोस्ट एक्सपोजर में जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोफिलैक्सिस कैसे रहता है, जल्दी से जल्दी देना होता है, क्योंकि 2 हफ्ते अगर बीत जाते हैं तो उसके बाद कोई इफेक्टिव नहीं रहता पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। और 12 मंथ के बच्चे से, अगर 12 मंथ की एज से नीचे में तो एक, और जिसमें वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, सीरियस एलर्जी टू वैक्सीन, उसमें जो है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोफिलैक्सिस देना होता है। और immunoglobulin in combination with HIV vaccine may be used in patients older than 40 years of age, with HIV vaccine preferred in healthy persons 12 months to 40 years old. इम्यूनोग्लोबुलिन और HIV वैक्सीन साथ में जो 40 साल से ऊपर के पर्सनस हैं उनमें दोनों चीज़ देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन और HIV वैक्सीन। और जो 12 मंथ से 40 साल के बीच में जो हेल्दी पर्सनस हैं उनमें सिर्फ HIV वैक्सीन देते हैं। मतलब क्या है, देखो, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो है जल्दी से जल्दी देना होता है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर देना होता है, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद इसकी इफेक्टिवनेस नहीं होती है। अगर बच्चा 12 महीने से यंगर है तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन देना होता है, या वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो इम्यूनोग्लोबुलिन देना होता है। और अगर 12 महीने से 40 साल का हेल्दी पर्सन है तो उसमें वैक्सीन से काम चल जाएगा, और 40 साल से ऊपर है तो दोनों इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन दोनों देनी होती है एचआईवी। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है स्पोरेडिक नॉन हाउस होल्ड एक्सपोजर में, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ हॉस्पिटल पर्सनल और स्कूल मेट्स में, कोई रिकमेंडेड नहीं है। वैक्सीन की ज़्यादातर एडवांटेजेस रहती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के ऊपर, जैसे ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, अवेलेबिलिटी आसानी से होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का एज है, कॉस्ट जो है लगभग सिमिलर ही है इम्यूनोग्लोबुलिन के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से। अब वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन्स की एडवेंट से जो है एचआईवी इन्फेक्शन जो है बहुत हद तक प्रिवेंट हो गई है। ये वैक्सीन जो हैं अप्रूव्ड हैं जो बच्चे 12 महीने से ऊपर की एज के हैं उनके लिए, और इंट्रामस्कुलरली 2 डोज में दी जाती है, जो कि सेकंड डोज जो है 6 से 12 महीने बाद दी जाती है। सीरो कन्वर्जन रेट जो है 90% से एक्सीड करता है पहली डोज पे, और 100% एक्सीड हो जाता है सेकेंड डोज के टाइम पे। प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी जो है 10 साल से भी ऊपर तक जो है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में रहती है। और इम्यून रिस्पॉन्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, ओल्डर पेशेंट्स और क्रोनिक इलनेस और में जो है सब ऑप्टिमल रहता है, इसलिए जो है उनमें जो है वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में इंडिकेट करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। एचआईवी वैक्सीन में बी एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली विद अदर वैक्सीन। एचआईवी वैक्सीन जो है दूसरी वैक्सीन के साथ एडमिनिस्टर की जा सकती है, और 18 एज की बाद जो है एचआईवी और एचबीवी वैक्सीन जो है कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। हेल्दी पर्सन जो 12 महीने से ऊपर हैं उनमें जो है वैक्सीन ज़्यादातर प्रेफर की जाती है प्री और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए, बजाय कि इम्यूनोग्लोबुलिन के द्वारा। वैक्सीन जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एचआईवी आउटब्रेक्स को कंट्रोल करने में, कर्ब करने में, और रैपिड सीरो कन्वर्जन करता है, और लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिजीज़ का। प्रोटेक्शन काफ़ी हद देर तक प्रोवाइड करती है। प्रोग्नोसिस जो है एचआईवी का एक्सीलेंट होता है, कोई लॉन्ग टर्म सीक्वेलें नहीं होती है, और एक ही कॉम्प्लिकेशन की डर रहता है जो कि एक्यूट लीवर फेलियर, जो कि रेयरली होता है, मगर फिर भी इसका जो है ध्यान रखना होता है, पैरामीटर्स को चेक करते रहना चाहिए। हालांकि जो इसका एचआईवी का हाई सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहता है ड्यूरिंग एपिडेमिक्स और एंडेमिक्स, और मोर्बिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये था हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में जो डोज है वो भी 0.1 ml पर केजी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन की।